कि हम मतलब टॉपर सुभान भाई भी कह सकते हैं। और उनसे हम जानेंगे कि मतलब कैसे वो सुभान भाई से ये टॉपर सुभान तक का सफ़र वो मतलब कहाँ से शुरू हुआ, किस स्कूल से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या स्ट्रेटजी क्या टैक्टिक्स उन्होंने अपनाए कि आज जो है तो वो पाकिस्तान की एक हाई रैंक यूनिवर्सिटी से जो है तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। कैसे है सुभान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी सुभान भाई, असल में हमारी जो सोसाइटी है वो असल में वो गाइडेंस करती है जो हमारी एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं उनकी के मतलब स्ट्रेटजी उनको प्रोवाइड करना कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। मींस पढ़ते तो सब है मगर एक जो टॉपर ट्रिक्स होती है वो हम इनको बताते हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू करें कि किस स्कूल से आपने शुरू किया, कहाँ से शुरू किया। सबसे पहले तो मैं भी एक छोटा सा इंट्रो दूं आपको कि हमारे सुभान भाई जो है तो ये फैसलाबाद बोर्ड के टॉपर हैं और किप्स कॉलेज से इन्होंने इंटर किया है, वहाँ के भी टॉपर हैं। फिल वक्त जो है तो ये नस्ट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और पियास में भी जो है तो इनकी 99 मेरिट पोजीशन थी। मगर स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ इसके रिलेटेड सुभान भाई आप अपनी जर्नी हमारे साथ डिस्कस करें कि कैसे आपने शुरू किया, क्या आपकी स्टडी स्ट्रेटजीज थी, कितना पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, किन बुक्स से पढ़ते थे, पेपर पैटर्न्स एवरीथिंग आप जो है तो हमें बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, मेरा नाम अली सुबहान है। मैं फैसलाबाद से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना मैट्रिक किया है इधर ही मेरी लोकेलिटी में एक स्कूल है, ब्लेसिंग ऑफ। ठीक। ये शायद थोड़ा नेट इशू आ रहा है तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं अभी सुभान भाई के लिए। Voy a ringi. Saya जी जी। सॉरी, मेरे इधर कनेक्टिविटी का इशू रहा था। आवाज आ रही है? जी जी सुनाए सुभान भाई, कनेक्टिविटी इशू आजकल हर जगह है, मतलब इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, इसके साथ ही चलने की कोशिश करेंगे। हाँ जी जी। कंटिन्यू करें आप। मैं कह रहा था, मैं अली सुबहान हूँ और फैसलाबाद में रहता था। और मैंने मैट्रिक अपना किया अपने लोकेलिटी में एक स्कूल है, ब्लेसिंग ऑफ हाई स्कूल, वहाँ से। जी और जी। अल्लाह का शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह 1069 मार्क्स थे मेरे 1100 में से मैट्रिक में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने फैसलाबाद में किप्स कॉलेज से मैंने अपनी एफएससी की है 3 दिन। और मेरे फैसलाबाद बोर्ड में सेकंड पोजीशन है मेरी। ठीक ठीक। और उसके बाद नस्ल यूनिवर्सिटी से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा ठीक ठीक। हूँ। तो मतलब सुभान भाई ये 1062 कैसे आए? 1062, कुछ जी मेहनत थी, कुछ कुछ दुआएं थी। जी बिल्कुल, मेहनत थी, वालदेन की दुआएं इसके पीछे होती है। मगर एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 1062 लेने के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है? स्टडी का ये है कि आप अपनी कोशिश पूरी करें, ठीक है। जी जी। और स्टडी मेरा होता था कि रोज का काम रोज करना है, कभी ठीक कल ठीक। पे नहीं छोड़ना है। जो जो आज पढ़ा है वो आज करके सोना है, भले 1 12 1 बज जाए। तो ठीक इससे ठीक। ये होता है कि काम कंपाइल नहीं होता, और एंड पे बस 10 सेकंड में अगर आप अच्छी तरह मेहनत कर लें आखिरी 3 4 महीनों में, तो आपके हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। मेरे मैट्रिक में भी यही मेरा रही है स्ट्रेटजी। और एफएससी में ये स्ट्रेटजी रही है कि रोज का काम एक रोज करना है। और उसके बाद आपने जो टेस्ट सेशन होते हैं उसमें आपने अच्छी तरह मेहनत करते हैं आकर के 2 2 3 माह। नहीं तो फॉर एग्जांपल अगर सुभान भाई एक बंदा मैट्रिक के लिए तैयारी कर रहा है तो अगर वो दिन में फॉर एग्जांपल ले लें चले 6 घंटे स्टडी करता है, तो इसमें से वो क्योंकि मैथ्स और बायोलॉजी जो है तो ये एक साथ होती है, तो इनको कैसे लेके चलिए। मीन्स अगर एक स्टूडेंट एवरेज 6 घंटे निकाल सकता है या 5 घंटे निकाल सकता है, तो इसकी रेशो आप जरा हमारे मेंबर्स को बता दें कि कैसे मतलब इन बड़े सब्जेक्ट्स को डील करें वो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आर्ट सब्जेक्ट है इनके मैटर करेंटर में बड़ी अहमियत है।
आर्ट्स की और साइंस की तो है लाजमी बात है, उस साइंस में तो आगे भी चलना है, आपकी डिग्री में इंजीनियरिंग की या डॉक्टर की डिग्री होगी उसमें आपकी मदद करेगा। लेकिन वहाँ तक अगर पहुँचना है तो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर चलने पड़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू के आप देखें 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये है कि और इंग्लिश उर्दू का पेपर जो है उसके लिए आपको इतनी जैसे रट्टे भी नहीं मारने पड़ते। और बाकी तैयारी जो करनी होती है साथ साथ वो बेसिकली करनी होती है साइंस सब्जेक्ट की। साइंस ठीक। सब्जेक्ट का ये है, आपने जो आज लेक्चर लिया है वो आपके जब घर वापस आए तो आपके बिल्कुल फ्रेश होता है आपके माइंड में, उसको आप तभी रिवाइज कर लें। मैथ का है तो मैथ का एक बस असूल ये है कि अगर मैथ में आपने मार्क्स लेने हैं तो प्रैक्टिस करें जितनी होती है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी लाजमी आप उसमें प्रैक्टिस करें, तो साथ साथ आपका काम चलता जाएगा। तो एंड पे आके 2-3 महीने मैंने फिर जैसे बताया कि वो टेस्ट से फिर मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह हो ही सकता है आप अच्छे नंबर लाएं। ठीक ठीक। अच्छा सुभान भाई, मैट्रिक में जो हमें समर वेकेशंस मिलती है ना, तो उसमें अक्सर यही होता है कि ज़्यादा कोर्स कवर नहीं हुआ होता, मतलब क्लास के स्टार्टिंग स्टार्टिंग डेज होते हैं। तो समर वेकेशन को कैसे मतलब एक स्टूडेंट हाई मार्क्स लेने के लिए यूटिलाइज कर सकता है? समर वेकेशन को हाई मार्क्स लेने के लिए ये कर सकते हैं कि आप कोई साथ अकेडमी ज्वाइन कर लें। ठीक। ठीक है। और अकेडमी ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपने आज तकरीबन मेरा ख्याल है कि तकरीबन आधा सिलेबस वो करा देते हैं। इसी तरह जब एफएससी में मैं था, मैंने अपना किप्स कॉलेज हमारा कराता है समर वेकेशन। ठीक है। वो जी बच्चे जी। अक्सर मैट्रिक के फौरी बाद की 3 माह की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, वो बच्चे जाया करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, किप्स कॉलेज ने किया था समर वेकेशन लगवाया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसका फायदा ये होता है हमारा दूसरे कॉलेजेस से जो या फिर मेरे दूसरे दोस्त हैं जिन्होंने समर वेकेशन ज्वाइन नहीं किया, उनकी निस्बत हमारा सिलेबस जो है कह लेंगे 3-4 माह पहले पूरा हो गया, और हम आखिर पे बिल्कुल चिल थे, यानी कोई टेंशन नहीं थी कि पेपरों की तैयारी है, उनके बिल्कुल एंड पे जाके सिलेबस खत्म हुआ था 5 कॉलेज का। तो ये है कि आपका कोई अकेडमी ज्वाइन करने के बेहतर है और टाइम ज़ाया ना करें। ठीक ठीक। अच्छा सेकंड ये है सुभान भाई कि मतलब एक बंदा समर वेकेशन में भी कोर्स कवर कर ले, फिर मतलब डिटेंशन एग्जाम्स दे दे, अगर हम 9 और 10 की बात करें, तो ज़्यादा मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक में तो फिर थोड़े इनको हिलो हाई हो जाती है बोर्ड के साथ, मगर जो 9th में गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें यही एक बड़ी मतलब बड़ा इशू है कि स्कूल के नोट्स को साथ लेके चले या गाइड्स के नोट्स को साथ लेके चले या टेक्स्ट बुक को साथ लेके चले। तो इस पे ज़रा बताएं कि मतलब कौन सा जो मतलब लेक्चर नोट्स हैं वो बंदे पढ़ें तो वो मतलब 9th क्लास में जो है तो जो स्टूडेंट मार्क्स लूज करते हैं उससे बच सकें। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, और अगर तो कोई वो बताते हैं क्रेडिबल गाइड है, यानी कोई अच्छी गाइड है, तो उसे लाजमी कंसल्ट करें। मैंने अपने जो है मैट्रिक और एफएससी के साल हैं जिनमें हमेशा मैंने साइंस सब्जेक्ट्स के लिए गाइड यूज़ की है। तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, मैंने किया था, और जो वो गाइड करते हैं रेफर वो लाजमी इस्तेमाल की जाए। और जो टीचर के नोट्स हैं उनसे भी लाजमी रेफर किया जाए। और क्योंकि टीचर के जो नोट्स हैं वो आपके बिल्कुल कंसेप्ट के यानी कि टीचर ने जो कंसेप्ट देना है वो आपने लिखा होना है अपने पास, तो उसका फ़ायदा होता है काफ़ी टीचर के नोट्स का भी। दोनों चीज़ों से कंसल्ट करना चाहिए। सही, दोनों चीज़ों से कंसल्ट करना चाहिए। चलिए मीन्स एक स्टूडेंट्स है उन्होंने जो है तो मतलब फॉर एग्जांपल पढ़ लिया, गाइड से पढ़ लिया, टीचर के नोट से पढ़ लिया, लेक्चर्स पढ़ लिए, अब वो पेपर में अपेयर होने जा रहा है। तो हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि मीन्स वो एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल लंबे लंबे आंसर्स लिखे, नॉर्मली हेडिंग्स दे, जो हमारे बोर्ड के जो रिटन पेपर्स की मतलब एक डिमांड होती है, हमारे स्टूडेंट्स यही एक दूसरे को जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को कहते हैं। तो इस बारे में भी ज़रा आप बता दें, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें कि इस मतलब ये क्या होता है इसमें। अच्छा, इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि बहुत लंबा जो अभी हो तो वो जो एग्जामिनर होता है उसे पढ़ने लगे तकलीफ होती है पहले, कि एग्जामिनर जो है उसका बेसिकली मकसद ये होता है, जो चेकर होता है अपना पेपर चेकर बोर्ड में, उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक हो, क्योंकि उसे हर पेपर के पैसे मिलने हैं चेक करने के। तो ठीक। उसके लिए हमने आसानी पैदा करनी है जितनी हो सके। जो प्रेजेंटेशन का हम कहते हैं, प्रेजेंटेशन के इसलिए हम कह रहे होते हैं कि अ, उसे पढ़ने में आसानी हो, वो आसानी से पढ़ के आपको नंबर दे के चला जाए।
अगर फर्ज करें आपने बहुत ज्यादा लिख दिया है, वो भी उस पर पढ़ने का दिल नहीं करता, भला आपने सारा ही सही लिखा है, लेकिन अगर उसे पढ़ने में दिक्कत पेश आ रही है तो उसने वैसे ही आपको फर्ज करिए एक पढ़े बगैर 1 नंबर दे दिया, 3 नंबर का अगर सवाल था, तो ये लाजमी है कि कॉम्प्रिहेंसिव जवाब लिखें, ज्यादा लंबा ना हो और ज्यादा छोटा ना हो। और जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल वो लाजमी है, क्योंकि उसे जितनी आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे उतना है इसके लिए कि उतना आपको खुद फायदा है। ठीक ठीक, मीन्स के अगर आप टीचर के लिए आसानी पैदा करेंगे, एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे, उनको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो आपको जो है तो एक्स्ट्रा मतलब वो आपको हाँ रिवर्ड जी, मिल सकता है उसका। अच्छा ज्यादा नंबर मतलब मिलेगा। हाँ जी। जी जी, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। सुभान भाई, फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक कर लिया, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, उन 3 महीनों में क्या करना चाहिए? मैट्रिक कर लिया, रिजल्ट नहीं आया, अच्छा, उन 3 महीनों में मैं कहता हूँ कि अगर कोई आपके कॉलेज, कोई अच्छा कॉलेज समर वेकेशन की क्लासेस लगा रहा है तो उसे लाजमी ज्वाइन करें। उसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये है कि अगर आपका सिलेबस तो पूरा उन्होंने काफी, क्योंकि मुझे याद है मैं किप्स कॉलेज में हूं और उन्होंने तकरीबन आधा सिलेबस करा दिया था हमारा, बल्कि आधे से ज्यादा कैसे सब्जेक्ट का। एक ये फायदा है कि आपका सिलेबस कवर हो जाता है काफी हद तक। और जब क्लासेस सही वाली होनी है शुरू, यानी 3 महीने बाद, तो बाकी लोगों को सोचिए जिन्होंने वो क्लासेस नहीं ज्वाइन की, उन्होंने तब शुरू कर रहे हैं और आपने 3 महीने पहले से शुरू किया, आपका आधा सिलेबस अभी हो चुका है। और एक तो आपको है जी कि जंप स्टार्ट मिल जाता है। और उसके अलावा दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी जिन लोगों ने समर वेकेशन पढ़ा, समर क्लासेस दी होती हैं, उनके लिए वो फीस में भी लाजमी कंसेशन करते हैं। तो ये दो फायदे हैं। उन्हें चाहिए कि ये तो लाजमी करें, समर क्लासेस ज्वाइन करें। ये नहीं कर सकते तो अगर नहीं कोई कॉलेज करा रहा है आपकी लोकेलिटी में तो कोई एकेडमी लाजमी ज्वाइन करें, वो जाया ना ठीक, किया जाए वो 3 महीने। जी जी, मतलब जैसे ही मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म हो तो थोड़ा सा रेस्ट लेके किसी एकेडमी की तरफ जो है तो हाँ जी। रुजू करना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा सुभान भाई, फॉर एग्जांपल अब कॉलेज अक्सर स्टूडेंट जो है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद एक यही कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने इंजीनियर प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, या मैंने जो है तो अब तो नेशनल मेट हो गया मगर पहले ईटा होता था, या मैंने ईटा की तरफ जाना है, या मैंने नेशनल मेट की तरफ जाना है। तो अगर अपनी इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस शेयर करें कि अपनी एकेडमी से और खासकर एफएससी का पढ़ने से आपको मतलब इंजीनियरिंग के टेस्ट में या नस्ट के टेस्ट में या पियास के टेस्ट में मीन्स मतलब कैसे आप एफएससी के पेपर्स की तैयारी करके उसके लिए अपने जो है तो आसानी पैदा कर सकते हैं, या वो आपको आगे हेल्प कर दे? जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी जो कोर्स बुक्स है ना, बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं कि जो गाइड बुक्स होती है ना, उन्हें टोटल तैयारी वहां से करनी है। ठीक है। जैसे शायद आपको पता हो फिजिक्स की होती है, स्कॉलर सीरीज होती है, जी जी वो होती है कॉलेज सीरीज होती है फिजिक्स विषय की, वो बच्चे तैयारी वहां से करते हैं। लेकिन जो आप देखेंगे कि जो एंट्री टेस्ट होता है, ये नस्ट का एग्जाम होगा या एमडी कैट हो गया, ये वो बच्चे ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं जिन्होंने अपनी जो कोर्स बुक है ना उसे अच्छी तरह रेफर किया होता है और उससे तैयारी की होती है। यानी कि गाइड यूज़ करना बुरी नहीं है, चीज़ मैंने भी यूज़ की है। और उन्हें रेफर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उससे अपने सोर्स ऑफ नॉलेज ही वो बना लेना, ये हेलो गलत है अस्सलाम बात। वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। तो जी जनाब, ये माही जी अपनी जी जी सुभान भाई। अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें आप, मैं ये कहता हूँ। और अगर आप टेक्स्ट बुक को सही तरह रेफर कर रहे हैं तो एंट्री टेस्ट में ज़रूर आपको फायदा होगा। और क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि नस्ट का जो एग्जाम होता है एंट्री टेस्ट, उसमें जी केमिस्ट्री के पेपर में एक भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं होता जो बुक की लाइन ना हो। ठीक यानी 30 एमसीक्यूज आने हैं, वो 30 के 30 बुक की लाइन होती है आपकी कोई। ठीक है। तो अगर ठीक आपने रीडिंग की है अपनी बुक की सही तरह तो आपके उसमें 30 पूरे हैं नंबर। ठीक है। ठीक है। यानी अगर आपने अपनी कोर्स बुक्स को अच्छी तरह रिवाइज किया है तो लाजमी बात है आपकी जो मेडिकल टेस्ट है या फिर इंजीनियरिंग का टेस्ट है उसमें ज़रूर आपकी मदद होगी। ठीक है, मींस अगर आपने अपनी एफएससी के पेपर्स की तैयारी करनी है, बोर्ड के पेपर्स की तैयारी करनी है, तो आप गाइड से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जो है तो मींस थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट बना के आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको रहनुमाई मिलती है। मगर अगर आप अपने एक टेस्ट की तैयारी कर रही हैं तो उसमें आपको
अपने जो टेक्स्ट बुक है उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है तो मीन्स कोर्स ही वही होता है, तो ज़रूर पेपर भी जो है तो उसी से बनना होता है। बेशक। अच्छा सुभान भाई, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भी एक सवाल आता है कि जो दो पेपर्स हैं हमारे इस्लामियात का और पाक स्टडी का, वो मैट्रिक में भी और जो हमारी एफएससी होती है इसमें भी, कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की टाइम मैनेजमेंट हम पेपर के दौरान कैसे करें, क्योंकि बाकी पेपर्स 3 घंटे के होते हैं, उसके मुताबिक ये जो क्वेश्चंस है ये पेपर 2 घंटे का होता है, तो इसकी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें या आपने कैसे की? अच्छा, पीएचडी और इस्लामियत के लिए मैं कहता हूँ कि बाकी 2 घंटे का होता है, लेकिन अगर आप सही तरह टाइम मैनेज करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें ये पता क्या है कि जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बस आपने टू द पॉइंट बात बता दी, तो आप इस्लामियत में कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ एक लफ्ज का जवाब होता है उसका, इस्लामियत में और पीएचडी में, क्योंकि मैंने पेपर दिया है और पता है। और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, कह लें कि आपके अगर आप सही तरह टाइम मैनेज करके कर रहे हैं तो 45 मिनट में हो जाएंगे। तो उसके बाद ये है कि कुछ लोग ये करते हैं कि बस जितना का इस्लामियत का है ना कोई सवाल है तो उसमें वो लिख भी सकते हैं ज़्यादा, लेकिन लिखते नहीं है, वो बस जितना हो सके उससे करके छोड़ देते हैं। मैं ये कहूँगा कि एंड तक जितना हो सकता है ना आपसे इस्लामियत के और पीएससी के पेपर में लाजमी लिखें, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करनी है तो इस्लामियत में पीएचडी में नंबर आ जाते हैं। ये तो कि रिवार्ड गिविंग सब्जेक्ट है आपके, आसानी से 50 पूरे हैं इनके, अगर आपने सही तरह मैनेज किया है। और इनकी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी भी आपने कोई गाइड वगैरह रेफर कर लें, या फिर जैसे पीएचडी में है, पीएचडी की तो आनी सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट आने हैं आपके पास। सिर्फ आपने पीएचडी के 5 चैप्टर होते हैं किताब के, अगर 5 चैप्टर के आपने एक्सरसाइज की शॉर्ट कर लिए तो आपका पेपर आधे से ज़्यादा हो गया है, और क्या चाहिए। और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें जितना जितना हो सकता है लिखे। ठीक ठीक। अच्छा सुभान भाई, आप मतलब 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इसके लिए अगर आप हमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनकी वो गाइड्स जो आपने यूज़ की या जो आप दूसरे को रिकमेंड करना चाहते हैं उसकी अगर एक लिस्ट आप हमें बता दें तो आपकी जो है तो हमारे मेंबर्स के लिए वो हो जाए। मैं फिजिक्स के लिए एफएससी में, जी जी। फिजिक्स के लिए यूज़ करें स्कॉलर सीरीज, स्कॉलर सीरीज ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी कॉलेज सीरीज है। जी कॉलेज सीरीज ठीक है। और बाकी मैथ की एक बुक होती है दरेजा, जी जी। मैथ की ये गाइड है। और बाकी इस्लामियात की है एक, इस्लामिक मुझे एग्जैक्ट बुक का नाम नहीं याद, लेकिन उसकी आप कॉलेज के नोट्स यूज कर लें तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ठीक है। इस्लामिक का मटीरियल प्रोवाइड कर देते हैं कॉलेज वाले तकरीबन आप। सही तो है। बाकी इंग्लिश की होती है लर्नर सीरीज है ठीक है। इंग्लिश की, और उर्दू की मैंने अपने कॉलेज की गाइड यूज की थी। सही है। अच्छा सुभान भाई, मतलब हमारे जो पेपर्स होते हैं इसमें भी जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं एमसीक्यूज का बहुत ज्यादा रोल होता है। मतलब पर पेपर अगर हम 5 या 6 पेपर या 8 पेपर्स का देखें तो मोर देन 100 मार्क्स हमारे एमसीक्यूज के बनते हैं। तो उस के बारे में भी थोड़ा गाइड कर दे कि मतलब उसको कैसे पढ़ें, क्योंकि वो तो 10 या 12 एमसीक्यूज ही होते हैं ना, तो मतलब पूरे चैप्टर्स पढ़ना उसके लिए या उसके लिए कोई टेक्निक अगर हो। अच्छा, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हर सब्जेक्ट का ना एमसीक्यू के लिए जो है क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। ठीक उसके लिए है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं उनके लिए आपको ना बुक रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, कुछ ऐसे हैं जिनके से एक्सरसाइज से ही सारा आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए इस्लामियत है जो, और जो पीएचडी है, इन सब्जेक्ट्स का आपने एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वही पढ़ने, तो कोई मसला नहीं है, आपके पूरे सारे के सारे एमसीक्यूज हल हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आपको लाजमी कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, और आपके पास एक्सरसाइज जो आप एक्सरसाइज के अलावा भी क्योंकि इनमें से आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, और आपने एक बार कम से कम बुक की रीडिंग की हो खुद, तो लाजमी आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे एमसीक्यूज में। और एमसीक्यूज करते वक्त एक गलती होती है मतलब से कि मार्किंग गलत करने लग पड़ते हैं। जी जैसे फर्स्ट करें, एक एग्जाम शीट है, एक है आपके पास आंसर शीट।
आंसर शीट पे फर्ज करें किसी बंदे ने तरतीब के साथ आ रहा था, उसने कहा कि मैं 9 एमसीक्यूज फर्ज करें छोड़ जाऊं, तो मैं बाद में कर लूंगा इसे। ठीक है। और बाद में वो अपनी तरफ से 10वें का जब 10वें से आगे चलने लग पड़ा है, लेकिन वहां पे उसने बबल जब फिल किया है तो वो 9वें से आगे शुरू हुआ है, तो उसके वो सारे अगले वाले एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे। बिल्कुल तो ये लाजमी याद रखा जाए कि जो हमारे पास नंबरिंग है एग्जाम शीट पे और जो बबल शीट है वहाँ पे नंबरिंग का लाजमी ध्यान रखा जाए। ठीक है, मतलब टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन आवर एमसीक्यूज वी हैव टू रीड द बुक। ओके। अच्छा सुभान भाई, ये क्वेश्चन बहुत हमसे मतलब पूछा जा रहा है कि ऐसे जब हम लिखते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर में और उर्दू, इंग्लिश के पेपर में मींस अगर पहले हम ले लें तो उसमें मतलब हेडिंग्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और उसकी अगर जो हमारे पास लेंथ हो या आपने जितनी मतलब उसको लेंथ में कवर किया हो, तो इसके बारे में जरा हमारे मेंबर्स को बताएं। अच्छा, ऐसे के लिए मैं सबसे पहले ये एडवाइस करूंगा कि आपने ऐसे को हमेशा एंड पे रखना है, ठीक है। ऐसे आपका एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है और आपके पेपर में, क्योंकि उर्दू का मेरे ख्याल से 20 नंबर कैसे होता है आपका, ठीक है, 100 नंबर में 20 नंबर आपके ऐसे के हैं, तो उसको आपने एंड पे रखना है और उसके लिए आपने लाजमी तौर पे टाइम मैनेज करके चलना है। उर्दू और इंग्लिश के लिए मैं ऐसे करता था कि मैंने घर पे खुद एक बनाया होता था कि इस सवाल को मैंने इतने मिनट देने, इस सवाल को इतने, तो अगर फर्ज करें उससे ज्यादा हो रहा है ना तो सवाल छोड़ के अगला सवाल करने लग पड़ना है, ये ठीक है। है। और आपने ऐसे को हमेशा एंड पे रखना है, और ऐसे के लिए आपने कम अज कम कोई 50 मिनट से लेके 1 घंटा बचा के रखना है। ठीक और है। हेडिंग्स वगैरह हमारे सर वैसे मना करते थे, लेकिन कुछ लोग करते हैं, हेडिंग बनाते हैं, लेकिन हेडिंग हमारे सर ने मना की है तो मैंने कभी नहीं की हेडिंग। तो उसके बाद ऐसे में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और ऐसे कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ एग्जामिनर, लेकिन मोस्टली आपके ऐसे पढ़ा नहीं जाता, और आपके ऐसे की ना कह लें कि स्टार्ट और एंड देखा जाता है। आपने ठीक है। जो अच्छी तरह चीज आती है आपको इस टॉपिक के बारे में, उसे हमने स्टार्ट पे लिखना है और आपकी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर लेंथ की बात की जाए तो अच्छा, जी जी। लेंथ का मैं कहता हूँ कि 6 से 8 पेज हो जाए तो काफी है। मीन्स 6 से 8 पेज हो तो काफी है। अच्छा सुभान भाई, ये तो हुआ हमारे अगर मैट्रिक। ज्यादा जाए, जी जी। क्योंकि अगर घंटा होता है तो अगर हमने घंटा रखा है, अगर ज्यादा भी जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं 10-12 पेज तक और उनके बड़े अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, मतलब टाइम मैनेज करके, टाइम बचा के उसको ऐसे हाँ, पे जो है तो ज्यादा मतलब हमारे ज्यादा पेपर की वो होनी जितना चाहिए। लिखा जा सकता है लिखे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुभान भाई, ये तो हमारी मैट्रिक का और एफएससी का जो पेपर का था वो भी डिस्कस हो गया। मेन आप माशाल्लाह से जो है तो एंट्री टेस्ट में भी आपकी जो नस्ट की मेरिट पोजीशन है और जो पियास की मेरिट पोजीशन है वो ज़बरदस्त है। तो एंट्री टेस्ट के बारे में आप अपने सबसे पहले तो अपने बुक्स रिकमेंड करें कि अगर एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है वो नस्ट में पढ़ना चाहता है या पियास में पढ़ना चाहता है, तो मीन्स उसको क्या तैयारी करनी चाहिए एफएससी के बाद, इस कोविड सिचुएशन को देखते हुए क्या करना चाहिए, और कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल करनी चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन इस्तेमाल करना चाहिए, दिन में जो है तो कितना टाइम मैथमेटिक्स को देना चाहिए, कितना टाइम फिजिक्स को देना चाहिए। अच्छा, कोविड सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि इस वक्त बच्चों के लिए काफी चैलेंज है, क्योंकि पहले पता क्या है कि जिन बंदों ने फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लिए होते थे, उन्हें पता था कि मैंने अगर नस्ट के एग्जाम में मैंने अगर ले लिए कि 140 नंबर भी ले लिए तो मेरा तकरीबन हर जो है डिपार्टमेंट उसमें हो जाएगा दाखिला। तो ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि इस बार बच्चों का कोई एग्जाम नहीं हुआ फर्स्ट ईयर का, तो सारा जो है बर्डन है वो सेकेंड ईयर के एग्जाम पे है। जिसने इसमें अच्छी तरह परफॉर्म कर लिया उसका ही फिर आगे किसी यूनिवर्सिटी में भी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा। तो उसके लिए मैं कहता हूँ एक टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है, मेहनत करते रहें और दुआ करते रहें। और उसके बाद अपने एफएससी में सबसे पहले आप इस वक्त रखें कि अपना गोल रखेंगे एफएससी में आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई कम से कम भी महीना 1.5 महीना तो होगा एंट्री टेस्ट तक। ठीक है। तो उस
उसमें फिर आप दिन रात एक कर देंगे, क्योंकि एंट्री टेस्ट पता क्या है, वो आपने अक्सर बच्चों के लिए ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एक नई चीज़ होती है, और वो बिल्कुल नई चीज़ को महीने 1.5 महीने में सीखना बड़ी हिम्मत की बात है। तो अगर आपने एफएससी अच्छी तरह की है तो एंट्री टेस्ट आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। और जो नेक्स्ट एंट्री टेस्ट है खासतौर पे, वो तो कह लें कि आपकी एफएससी की किताबें हैं सारी, उसमें कुछ इतना कंसेप्चुअल नहीं आता। प्यास का मैंने ठीक है। देखा था, प्यास का एंट्री टेस्ट आसान बहुत था, लेकिन वो जैसे कह लेंगे सारा कुछ बुक से आता है, इस तरह का नहीं था। लेकिन ठीक है। अगर आपका नॉलेज थोड़ा अच्छा है तो प्यास का एंट्री टेस्ट कोई मुश्किल नहीं। और अ- नस का खास तौर पे कहता हूँ, अगर आपने बुक्स अच्छी तरह पढ़ी है, बुक की रीडिंग की है, और आपको कंसेप्ट आते हैं अपनी बुक के, तो कोई मसला नहीं है। जी मीन्स नस्ट और पियास के टेस्ट को आप जो है तो अपनी टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है तो आप कहते हैं कि मीन्स एक बंदा जो है तो अगर इसको कर ले तो वो क्लियर कर सकता है। हाँ जी बेशक। चलिए ठीक है। अच्छा वैसे अगर आपसे हम पूछें सुभान भाई, पियास और नस्ट में कैसे नस्ट का इंतखाब किया आपने? क्योंकि दोनों एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ भी आके फिर फंस जाते हैं कि कहाँ जाएं। अच्छा, ये इस तरह की वाकई इस पे बड़ी कश्मकश रही थी मेरे दिमाग में कि फिर कहाँ जाए। जी। दोनों में दाखिला हो गया था, और घर वाले वैसे ना, मेरे कुछ टीचर ने मेरे वालिद साहब को कहा था कि प्यास में भी जाए थे। और मैं वैसे ही घर वालों से खुद लड़ा था, मैंने नस्ट में जाना। नस्ट का इस तरह था कि मैंने यूट्यूब वगैरह वीडियोस वगैरह देखी थी, और बड़ी हाइप थी दिमाग में नस्ट की। और सारे कहते थे नस्ट नस्ट नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और कुछ जानने वाले भी पहले पढ़ते थे, तो उन्होंने एक इमेज बनाई हुई थी नस्ट की दिमाग में। लेकिन यहाँ के फिर पता चलता है हर जगह एक ही सीन है। प्यास भी अच्छी है, प्यास मेरे दोस्त हैं काफी, तो ठीक है। एक कोई जिसमें हो जाए आपका, उसमें फिर देख लें आपका घर वाले क्या कहते हैं, या फिर आपका जहाँ दिल ज्यादा मानता है तो वहाँ चले जाएं। दोनों बेहतर है, रैंकिंग भी क्योंकि तकरीबन सेम जा रही है, और बाकी भी फैकल्टी भी अच्छी है दोनों की, और लैब्स वगैरह भी हैं, सब कुछ फैसिलिटीज है तो। लेकिन नस्क का ये है कि नस्क का थोड़ा नाम ज्यादा है प्याज से। ठीक है, मतलब सुभान भाई अब अगर मैं थोड़ा इसको कंक्लूड कर लूँ तो सुभान भाई का मेन थीम ये था कि मतलब सबसे पहले तो हाई मार्क्स गेन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। 9th और 10th के दौरान समर वेकेशन को जो है तो बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्कूल में जाएं तो आपका मतलब कुछ आपके साथ पढ़ा हुआ हो, आधा बुक आपने कवर किया हुआ हो, उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन आपने सीखनी हो, मतलब वो आपको अच्छी हो आपका। फिर मैट्रिक में अगर आप जैसे ही मैट्रिक के एग्ज़ाम ख़त्म कर ले तो उनका ये कहना है कि मीन्स कॉलेज जाने से पहले आप जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं वो ज़रूर आप ज्वाइन कर ले, तो उससे जो है तो आपको मतलब आप जब क्लास स्टार्ट करेंगे अपने कॉलेज लाइफ की तो आपके साथ नॉलेज जो है पहले से मौजूद होगा। उसके बाद हमने उनके साथ जो है तो जैक उनकी ये भी टिप्स थी कि आप हम अपनी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बेहतरीन कर ले, क्योंकि उसमें अगर हाई मार्क्स आप ले रहे हैं तो आपका मोर देन अगर 550 मार्क्स का पेपर होता है तो एफएससी में 250 मार्क्स आपके जो है तो इसी पे होते हैं। उसके बाद अगर हम जब उनके पास एंट्री टेस्ट की तरफ गए तो एंट्री टेस्ट के बारे में उनका यही कहना है कि खासकर एनईटी और पीआस जो है वो एक टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होता है। बुक्स की जो है तो एमसीक्यूज के लिए आपने बुक रीड करनी होती है, बुक से कॉन्सेप्ट लेने होते हैं। तो सुभान भाई अब हम जो है तो हमारी मेंबर्स के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जो हमारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया है वो आपसे जो है तो अपने कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना चाहते हैं, आपसे जवाब लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कितने पेजेस का होना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कितने पेजेस का होना चाहिए, और उसको मींस हेडिंग सब हेडिंग प्रेजेंट कैसे करना चाहिए इन ईच एंड एवरी पेपर। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं पहले बताता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन का ना कुछ सब्जेक्ट्स का होता है, उसमें ज्यादा लिखना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में कुछ होता है कि उसके 5-6 लाइन का आपका शॉर्ट क्वेश्चन जाना चाहिए, ठीक है, वो टीचर खुद रिकमेंड करता है। और फिजिक्स वगैरह में, इसमें भी लाजमी बात है 6-7 लाइन तक जाता है, जो जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनमें। और ठीक है। इन्हें लेके जाएं। और अगर कोई न्यूमेरिकल वाली शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आप लाजमी हेडिंग बनाएं कि गिवन डाटा आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, और आपके पास सोल्यूशन क्या है। और ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन ये लाजमी है कि शॉर्ट क्वेश्चन उनके लिए पढ़ने के लिए आपने बहुत आसान बनाना है। और उसके लिए आप ऐसा करेंगे
शॉर्ट टेस्ट में मेनली जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनमें उसे चाहिए होती है डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। एक डेफिनेशन की हेडिंग बनाए और एक एग्जांपल की हेडिंग बनाए और उसके बाद लिखते हैं। तो आपने देखना है, ये नहीं देखना कि कितना लंबा है या कितना छोटा है जवाब। आपने देखना है कि जब उसने जो बात पूछी है वो जितनी लाइनों में आपने कन्वे कर दी है तो बस काफ़ी है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था, इस्लामियात और पीएससी में कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनका सिर्फ एक लफ्ज़ जवाब होता है। जी जी। तो आपने बेसिकली जो उसने पूछा है वो कन्वे करना है। ठीक है। तो बाकी कोई मसला नहीं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का भी इस तरह है कि आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट सब्जेक्ट में लाजमी बात है कि जो ऐसे वगैरह के क्वेश्चन हो गए या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, इसमें लाजमी बात है आपको जो आपके टीचर्स भी गाइड करेंगे कि जैसे लेटर होता है वो कहते हैं 2-2.5 पेज का होना चाहिए, और एप्लीकेशन का भी कहते हैं कि 1.5 पेज की होनी चाहिए, और ऐसे का मैंने आपको बताया कि 8 से 10 पेज का हो जाए काफ़ी है। वो लॉन्ग क्वेश्चन का इंग्लिश में भी और उर्दू में यही क्राइटेरिया है, ठीक है। और ठीक है। जो साइंस सब्जेक्ट्स, मैथ का तो कोई मसला नहीं है, वो जब आपका जवाब पूरा हो गया तो बात खत्म। जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें ये है कि आपने अपने ज़हन में जब आप तैयारी करके जा रहे हैं ना, आपने जो बुक में चीज़ें लिखी हैं उनके ना अपने ज़हन में खुद पॉइंट्स बना लेने हैं, और ठीक है। आपने उन पॉइंट्स में से हर पॉइंट को बारी-बारी डिस्कस कर लेना है। वो मेरा ख्याल है कि हर साइंस सब्जेक्ट का जो होता है लॉन्ग वर्जन 2-2.5 पेज तक जाता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज तक जाता है। तो इतने में हो जाना चाहिए काम। अच्छा सुभान भाई, ये भी है कि मतलब हमारे जो उर्दू का पेपर होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, क्योंकि तकरीबन 9 क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, उसके साथ अशार की तशरीह लिखनी होती है, एक वो सियाक व सबाक करना होता है, उसकी वजाहत लिखनी होती है, और मतलब वो काफ़ी लेंथी पेपर होता है। तो उसके टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन के बारे में भी सर हमारे मेंबर्स को बताएं। उर्दू के पेपर में भी प्रेजेंटेशन बहुत लाजमी है, और उसके लिए आपकी थोड़ी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ठीक है। उसके लिए मैं कहता हूँ कि उर्दू का पेपर आप तब तक सही तरह हल नहीं कर सकते जब तक आपने पहले प्रैक्टिस ना की हो। तो उसके लिए आप लाजमी बात है कि टेस्ट वगैरह दें किसी अकेडमी में या फिर आपके कॉलेज में जो हो रहे हैं। अब तो अकेडमी कॉलेज बंद है, तो आपको चाहिए कि खुद लिखने की कोशिश करें। आप टाइम रख के ऐसे लिखें, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने 50 मिनट रखे हैं और उसमें आप कितना ऐसे लिख सकते हैं, और टाइम रख के आप पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, कोई नेट से 5 पेपर निकाल लें। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत लाजमी है उर्दू में, और आपकी राइटिंग तेज होनी चाहिए, ये लाजमी बात है। और उर्दू के पेपर में आपने जितना तेज लिखा जा सकता है तेज होनी चाहिए, और आपकी राइटिंग लीजिबल होनी चाहिए, यानी पढ़ी जाए, ठीक है। ठीक एक है। ज़्यादा कोई फैंसी भी करने की जरूरत नहीं। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं खुद बताता हूँ, लेकिन मेरे लग शुक्र है 86 मार्क्स है उर्दू में, ठीक है। ठीक है। और बस ये है, आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, हेडिंग्स वगैरह बनाए उर्दू के पेपर में, मार्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और मार्जिन लाइन्स वगैरह लगाएं, यानी कि आपका उर्दू का पेपर प्यारा होना चाहिए, उसके ठीक आपको है। नंबर मिलते हैं। और उर्दू का पेपर लेंथी भी होना चाहिए आपका, ये लाजमी है बात। तो सही है। जितना लिखा जा सकता है उर्दू के पेपर में आपने लिखना है, और लिखते रहना है आपने 3 घंटे। अच्छा सुभान भाई, एक ये भी होता है फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चंस में कि एक जो स्टूडेंट होता है उस मतलब वो जब क्वेश्चन पेपर उसको मिलता है तो वो क्वेश्चंस को जो है आगे पीछे कर लेता है, मींस पहले पेज पे अब अगर इंग्लिश का पेपर उसको मिला वो ऐसे कर लेता है, और उसके बाद मतलब क्वेश्चंस को अरेंज कर लेता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये मतलब एक बेस्ट ऑप्शन है या नहीं, मतलब इसको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके? इसके लिए ये है कि अगर आपने करना है, मैं करता हूँ वैसे ये, और मैंने अपने चारों साल 9, 10, 11, 12 में किया ये काम। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाद में आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो उसका ये तरीका है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर पे या अपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसके साथ टिक लगाते जाएं, ठीक है। ठीक है। आगे बाद में आपको पता लग जाए कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था। और पेपर जहाँ तक बात है पेपर में क्वेश्चन आगे पीछे करने की, तो कोई मसला नहीं, कर लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। जो आपको चीज़ आती है उससे आप पहले शुरू करें, उससे ये नहीं होता कि शुरू पे आपका मोराल डाउन डाउन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि पेपर में बड़ा प्रेशर का एनवायरनमेंट बना होता है। और अगर ये शुरू में आपने कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया जो आपको अच्छी तरह नहीं आता था, तो आपके शुरू में एक परसेप्शन बन जानी है दिमाग में कि जी मेरे पेपर नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले ठीक वो है। काम करने हैं जो आपको सबसे अच्छी तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उससे फिर जो बाद में मुश्किल भी आएंगे उनके भी आपको
ये होगा कम से कम दिल में कि मैंने पहले पेपर अच्छा कर दिया। ठीक है। अच्छा सुभान भाई, ये भी होता है मतलब कि जो हमारे मैथमेटिक्स का पेपर होता है, तो इसमें हम अगर एमसीक्यूज की तैयारी करें तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मीन्स अगर हमारे मैथमेटिक्स का पेपर होता है तो उसके लिए तो आपके एमसीक्यूज के लिए भी मतलब पूरा पूरा जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना होता है। तो इसमें अगर आप कोई ट्रिक बता दे या कोई टेक्टिक बता दे कि मतलब एंट्री टेस्ट में बंदा इससे मुफीद हो। अच्छा, पहले मैं बताता हूँ आपको एफएससी के लिए। एफएससी के लिए ये है कि आप कोई बुक ले पास पेपर्स की, ठीक है। ठीक है। अगर आपने अपनी किताब की प्रैक्टिस की हुई है ना, हमने बुक क्वेश्चन की, तो आपको फिर अब फील करेंगे कि जो एमसीक्यूज में होते हैं ना क्वेश्चन, वो या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक के, या फिर आपकी कोई डेफिनेशन होती है मैथ की बुक की। इस तरह की चीजें आ रही होती हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं मैथ में, उनमें से हर टॉपिक में से बहुत इजी जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यूज बन के आ रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं ये रेफर करता हूँ कि आप लाजमी तौर पे मैथ के पास पेपर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, तो आपके लाजमी इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे मैथ के एमसीक्यूज में। और जहाँ तक एंट्री टेस्ट की बात है, एंट्री टेस्ट में वो जानबूझ के ये करते हैं कि ज्यादातर जो तकरीबन आधा पोर्शन रखते हैं ना, वो इस तरह के चैप्टर्स का रखते हैं जिनमें से बच्चे ज्यादातर पढ़ते नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सेकंड ईयर में एक चैप्टर होता है कॉनिक सेक्शन वाला, ठीक है। जिसमें वो हाइपरबोला पैराबोला वगैरह पढ़ते हैं। जी जी। वो अक्सर बच्चे कहते हैं कि पेपर स्कीम को फॉलो करते हैं और वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और लेकिन इसी चीज का वो एंट्री टेस्ट में फायदा उठाते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, वो उसी में से कह लेंगे काफी ज्यादा एमसीक्यूज बना देते हैं, ठीक है। और ठीक है। परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर होते हैं, उनमें से भी अक्सर बच्चे उससे झिझकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उस चीज का फायदा उठाते हैं एग्जामिनर और उसमें से वो आपको काफी एमसीक्यू दे रहे थे एंट्री टेस्ट में। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कुछ छोटा ना जाए आपके सिलेबस में से। आपको कोई चीज बुरी भी लगती है तो उस वक्त के लिए पढ़ लें उसे लाजमी तौर पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फर्ज करें उसे आपने एफएससी में नहीं भी अटेम्प्ट करना वो क्वेश्चन, लेकिन एंट्री टेस्ट में आपको लाजमी उसके कंसेप्ट आने चाहिए। और एमसीक्यूज के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप एफएससी के लिए आप एफएससी के लिए भी एंट्री टेस्ट के लिए भी जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, मैथ का यही रोल है, जितनी प्रैक्टिस है उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी है। प्रैक्टिस करें ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा सुभान भाई, चलिए ये तो आपने बता दिया कि एक स्टूडेंट ने कोर्स कवर किया होगा या वो उसका पेपर तो हो जाएगा, मगर लास्ट में ये है कि जो बंदे मतलब प्रिपरेशंस जो हमारे प्रेप्स होते हैं मैट्रिक के बाद एफएससी के बाद उसके लिए बैठे होते हैं, अब एक स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या उन 30 डेज को वो यूटिलाइज कर सकता है अपने 80% या 85% मार्क्स देने के लिए या नहीं? क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं आप? मीन्स के जब हमारी जो कॉलेज से हम फ्री हो जाते हैं, हमें एक महीना मिल जाता है या 25 दिन मिल जाते हैं, और एक स्टूडेंट होता है, तो क्या वो उस 20-25 डेज को यूटिलाइज कर सकता है कि वो अपनी परसेंटेज 80 या 85 बना ले बोर्ड के एग्जाम में? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप अच्छी तरह यूटिलाइज करें टाइम को और मेहनत करें तो हो सकता है इंशाल्लाह। मीन्स अगर हमारे पास 20 डेज हों तो वो उसको आर्ट्स सब्जेक्ट पे ज्यादा जाना चाहिए या साइंस सब्जेक्ट पे ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि उस में मतलब वो। जी जी। साइंस सब्जेक्ट को लाजमी देना चाहिए टाइम, क्योंकि आर्ट्स का पता क्या है, आर्ट्स में आप खुद लिख सकते हैं। आर्ट्स में आपने ऐसे हैं, ऐसे में भी आप खुद लिख सकते हैं। आपका लेटर वगैरह है वो आप शुरू से करते आ रहे होते हैं अपनी पास्ट क्लासेस में भी, और यानी कि अपने स्कूल में भी वो काम किया होता है अक्सर। तो आर्ट सब्जेक्ट पे इतना नहीं टाइम देना चाहिए, ज़्यादा आपको लाजमी तौर पे फोकस आर्ट सब्जेक्ट को देना चाहिए टाइम, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका साइंस सब्जेक्ट पे हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है सुभान भाई, एक ये भी क्वेश्चन आस्क होता है कि मींस एक बंदा है, वो एक चलो एक क्वेश्चन आ गया उसमें उसने 5 हेडिंग दे दी, उसकी हेडिंग्स बहुत रिलेटिव है, मगर उसके हेडिंग्स के अंदर जो मटेरियल है वो उस काबिल नहीं है कि मींस मतलब वो एक एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके। तो आया इस क्वेश्चन को आप 10 आउट ऑफ कितने नंबर देंगे कि जिसमें अगर 5 हेडिंग्स है, हेडिंग्स टू द पॉइंट है, मगर हेडिंग्स के अंदर जो मटेरियल है वो इतना जो है तो रेलिवेंट नहीं है? ये चीज़ डिपेंड करती है एग्जामिनर टू एग्जामिनर। कुछ लोग पढ़ते ही सिर्फ हेडिंग है आपकी, ठीक है, ठीक और ये है। आपकी आपकी पहली कोई लाइन पढ़ दी सिर्फ इतनी।
क्योंकि उन्हें बस पैसे बनाने से गर्ज होती है अपनी, उन्होंने जल्दी से जल्दी जितने पेपर चेक हो सकते हैं उन्होंने चेक करने हैं। इसलिए आपने ये करना है कि मैंने फिर जो पहले आपको बात बताई है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग्स हो आपके पेपर में, उसके लिए आपने आसानी पैदा करनी है। और जो चीज़ आपको आती है उस चीज़ के बारे में जो आप हेडिंग बना रहे हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह चीज़ आती है उसे आपने पहले लिखना है उस हेडिंग में भी, ताकि जो चीज़ अगर फर्ज करे उसने पहली लाइन ही पढ़ी है ना, उसे पहली लाइन ही ठीक मिले, तो वो आगे पढ़ने की जरूरत और हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि उसने हेडिंग देखी, उसने देखा कि हेडिंग सारी सही है और उसने फर्ज करें कोई लाइन भी पढ़ दी उसने, तो अब उसे लाइन सही मिली, उसने बस उसे टिक लगा के उस नंबर दे के आगे चला जाना। तो प्रेजेंटेशन सही रखें और जो चीज़ आपको सही तरह आती है उसे आपने पहले लिखना है। ठीक है, मतलब इसको इस तरह कंक्लूड कर लें कि अगर एक स्टूडेंट के पास 1 महीना भी है या 1.5 महीना है और उसको वो यूटिलाइज कर ले अपने साइंस सब्जेक्ट्स में जो है तो टाइम दे दे, तो मींस वो अपने परसेंटेज को 80 to 85% तक ले जा सकता है। एक बार एंड पे फिर कंक्लूड करूंगा कि हमारे सुफियान भाई ने जो सुभान भाई ने यही बताया कि जो हमारे फॉर एग्जांपल 9th और 10th के समर वेकेशन को यूटिलाइज करना, और एफएससी जब स्टार्ट हो तो उससे पहले जो मैट्रिक के बाद जो 2-3 महीने होते हैं उसको यूटिलाइज करना, अपने बुक को टेक्स्ट बुक के साथ स्टिक रहना, बुक रीडिंग करना जो है तो वो आपको एक मोर देन 90% या मोर देन 85% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट बना सकती है। बहुत शुक्रिया सुभान भाई आपका जो है तो अपना टाइम डोनेशन देने के लिए हमारी सोसाइटी को आप आए, आपने हमारे मेंबर्स के साथ जो है तो अपनी जो कीमती बातें हैं, जैसे क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टॉपर की जो टैक्टिक्स होती है वो आपने हमारे साथ शेयर की, और ये हमारी आपकी एक सोसाइटी की हमारे साथ हमारी सोसाइटी के साथ जो है तो आपकी एक किस्म की टाइम डोनेशन है कि आपने अपने जो है तो इन दिनों में जो क्योंकि एग्जाम्स भी चल रहे हैं आपके और आपने टाइम्स निकाला, तो मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से जो है तो आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जो है तो आगे अपने कामयाबियां जो है आपको इसी तरह देता रहे, आप इसी तरह जो है तो टॉप ऑफ द लिस्ट हों। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।